Hello everyone, welcome to Friend Education, a friendly app for easy education. Today we are going to start with chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. I have divided the chapter into different parts and you'll get access to each part. Now let's start with the chapter. Rise of nationalism in Europe. So what is nationalism? So nationalism एक feeling है हमारे अंदर हमारी country के लिए, the love, the pride we feel in our country is called nationalism, right? So जो लव है हमारी कंट्री के लिए, जो प्राइड हमें फील होती है, जो पेट्रियाटिज्म हमें फील होता है हमारी कंट्री के लिए, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं. अब नेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया? तो अर्नेस्ट रेनान थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर. उन्होंने बोला जो नेशन है वो क्या है? कल्मिनेशन है एक लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिएवर्स का, ठीक है, सैक्रिफाइस का एंड डिवोशन का. मतलब एक नेशन जो आता है वो कैसे आता है कि हमारा एक पुराना पास्ट है, उसमें हमने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और डिवोशन किए अपनी कंट्री के लिए, तो वहां से नेशन वर्ड आया और नेशन की थ्योरी आई कि नेशन किसे बोलते हैं. तो बहुत सारे हीरोइक पास्ट रहा, ग्रेट मैन, ग्लोरी and the social capital upon which one bases a national idea. तो वो बोलते हैं कि ये सब जो पास्ट मैन और जो ग्लोरी लेके आए, जो उन्होंने वॉर्स करी और सब कुछ किया और एक टेरिटरी के लिए, ठीक है, एक नेशन के लिए, उन लोगों के लिए उसको नेशन बोला. और वो जो अर्नेस्ट रेनान थे वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे इस थ्योरी को कि जो नेशन है इज फॉर्म बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एंड टेरिटरी. तो वो बोलते हैं कि नेशन ये नहीं है कि एक कॉमन लैंग्वेज हो, रेस हो, रिलीजन हो या टेरिटरी हो, बट नेशन क्या है? एक ग्रुप है, एक कल्मिनेशन है सैक्रिफाइसेस और एंडिएवर्स का. ओके, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, राइट? सो ये पिक्चर जो है ये फ्रेडरिक सूरो का एक प्रिंट है. ही वाज अगेन अ फ्रेंच पेंटर. ओके, सो ही गेव 4 पिक्चर्स आउट ऑफ विच दिस इज द वन. सो here you can see here a gods, then there are a lot of people जो मूव कर रहे हैं एक लाइन बना के with flags. ओके, एंड यहाँ पे कुछ रिमेन्स हैं. सो ये रिमेन्स किस चीज के हैं? ये रिमेन्स है मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी के. मतलब मोनार्की क्या हो गया? रूल बाय किंग, और एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया? रूल बाय नोबल्स. तो बेसिकली ये रिमेन्स क्या है? ये लोग क्यों मार्च कर रहे हैं? ये लोग अब चाहते हैं कि नेशन बने, डेमोक्रेसी आए. ओके, डेमोक्रेसी क्या होता है कि जब रूल बाय पीपल होता है. तो फ्रेडरिक सूरो के दिमाग में भी ये यूटोपियन ख्याल था, एक थॉट था एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि डेमोक्रेसी रहे. ओके, एक सोशल रिपब्लिक कंट्री आए, नेशन आए. बट उस टाइम पे वो थॉट क्या था? बहुत ही वेग था कि ऐसा यूटोपियन मतलब क्या है? जो कभी पूरा ना हो सके. तो ऐसा थॉट था उस टाइम के लिए. बट टुडे इट इज ट्रू, राइट? आज तो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, राइट? तो यही चीज उस टाइम पे थी. तो अब यहाँ पे वो ये दिखाते हैं कि ये जो मोनार्की और ये सब मर चुका है, ये सब खत्म हो गया है, और अब लोग मार्च करके जा रहे हैं किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ. तो वो बोलते हैं कि जो अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है, उस टाइम तक वो लोग नेशन स्टेट्स ऑलरेडी बन चुके थे. अब लाइन में कौन है? सबसे पहले फ्रांस है, फिर कौन है? जर्मनी है, और भी कंट्री है, हॉलैंड, ओके, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज लाइन में है और इनको भी अब नेशन स्टेट बनना है. तो यहाँ पे ये क्या दिखाया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह इसको डोनेट किया कि वो मिसाल लेके खड़ी है और लाइट दिखा रही है कि चलो तुम आगे, तुम भी नेशन स्टेट की तरफ बनो. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? नेशनलिज्म इमर्ज करके आया था. ओके, ये फीलिंग इमर्ज करके आई थी लोगों के अंदर, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और मेंटली यूरोप में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे. ओके, और वहीं से ये नेशन स्टेट की थ्योरी आई और जो डायनेस्टीज थी, एम्पायर्स थे उस टाइम पे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, so let's get started. So the first part of the chapter deals with the French Revolution and the idea of nation. So French Revolution started in 1789. Okay, so French Revolution जब आया, so this was an immense revolution and actually जो nationalism word था, जो feeling थी,
वो यहाँ से हम लिंक करते हैं, यहाँ से जेनरेट हुई थी। दो यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी एक नेशन था, बट ये जो नेशनलिज्म का जो नोशन था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, सो अब फ्रांस में क्या हो रहा था, ये रेवोल्यूशन आ रहा था। लोग क्या चाहते थे इस रेवोल्यूशन के, कि जो फ्रांस था अभी तक एक टेरिटोरियल रीजन था जो मोनार्की से रूल हो रहा था, मतलब किंग और क्वीन वहां पे रूल कर रहे थे अभी तक। अब वहां के लोग क्या चाहते थे कि वहां पे डेमोक्रेसी आए, लोगों के थ्रू रूल हो। ठीक है, तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ फ्रांस में चेंजेस आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आए। अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, तो जो पावर थी अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई लोगों के पास। ओके, फ्रेंच सिटीजन्स के पास, क्योंकि मोनार्की हट गई। अब इस जो रेवोल्यूशन हुआ इसके बाद क्या हुआ कि ये माना गया कि जो लोग हैं वही नेशन बनाएंगे और वही आगे उसकी डेस्टिनी शेप करेंगे, मतलब वही लोग डिसाइड करेंगे अब फ्रांस के साथ क्या होगा। अब धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, तो जो लोग रेवोल्यूशन ला रहे थे, चेंजेस ला रहे थे, रेवोल्यूशन क्या होता है, चेंज लाना। ओके, सो जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर चेंज को रेवोल्यूशन बोला गया है। तो जो ये रेवोल्यूशनरी थे अब ये लोग डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लेके आए, प्रैक्टिसेस लेके आए, जिससे कि जो फ्रांस के लोग हैं उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक सेंस ऑफ हम सेम नेशन के हैं, हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, हम सब एक ही जैसे लोग हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा, जो अर्नेस्ट रेनान ने डेफिनेशन दी थी, तो वही चीज कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, ये फीलिंग आए। तो इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे मेजर्स लिए। तो उनमें से कुछ मेजर्स क्या थे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेजर क्या था कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ल सिटवायन लेके आए। ठीक है, ला पैट्री और ल सिटवायन फ्रेंच वर्ड्स हैं। ला पैट्री मीन्स द फादरहुड एंड ल सिटवायन मतलब द सिटीजन्स। तो वो ये आइडिया लेके आए। ठीक है, एम्फेसाइज्ड दिस, ठीक है, कि ये आइडिया आएगा और एम्फेसाइज किया नोशन ऑफ कॉमन यूनिटी और इक्वल राइट्स, कि सबके पास इक्वल राइट्स आए। ठीक है, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब इक्वल रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि सब लोग इक्वल हैं, है ना, तो सबके पास इक्वल राइट्स हैं। तो यही चीज वो लेके आए। सेकेंड क्या था, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज डिसाइडेड। तो उन्होंने अपना नया फ्लैग लेके आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्राई कलर मतलब 3 कलर्स थे उसमें, ब्लू, व्हाइट और रेड। तो ये फ्लैग इस तरह से वो बना के लेके आए। थर्ड क्या था, फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ दिस नेशन। तो फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था। अब फ्रांस में भी बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, मतलब फ्रेंच में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे नॉर्थ फ्रेंच फ्रांस में अलग फ्रेंच बोली जा रही है, साउथ में अलग बोली जा रही है, कुछ और डायलेक्ट्स भी हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स भी हैं। डायलेक्ट्स क्या होती हैं, जो सिर्फ बोली जाती हैं, लिखित फॉर्म नहीं होता है उनका। ओके, वी कैन नॉट राइट देम। तो डायलेक्ट्स बोली जाती थी, तो उन सबको डिस्करेज किया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक ही लैंग्वेज होगी, फ्रेंच। और वो भी कौन सी फ्रेंच, जो पेरिस में बोली जाती है, पेरिस फ्रांस का कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज आई। अब इसके बाद थर्ड क्या लेके आए वो मेजर, The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. तो अब यहाँ पे Estates General सिलेक्ट किए गए, इलेक्ट किए गए। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, वही रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो चेंजेस ला रहे थे। तो उनके बीच में से उन्होंने कुछ लोगों को उठाया, उनको इलेक्टिव जनरल्स बना दिया, स्टेट जनरल्स बना दिया, और इस बॉडी को, इन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलती है, नेशनल असेंबली। अब ये सारे डिसीजंस लेंगे हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसे ही होता है ना, गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्म कर दी उन्होंने। ठीक है, तो अब ये आया। अब उसके बाद एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, was put in place and formulated uniform laws for all citizens within the territory. तो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी ले आए वो लोग, कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो ये लोग बनाएंगे सब सिटीजन्स के लिए, सबके लिए इक्वल रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे, लॉज होंगे, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। ठीक है, तो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे वो अबॉलिश कर दिए गए, मतलब कोई भी टैक्सेस और ये सब हटा दिए गए। और एक कॉमन मेजरिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। तो एक सिंपल सा
मेजर करने का वो मतलब जो भी वेट्स हैं जो भी है सब कुछ एक ही जैसा मेजर होएगा। तो एक यूनिट लिया है कि चलो मान लो मीटर्स हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया, ये इसी से होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, हर रीजन में जाओ तो अलग वेटिंग सिस्टम होता था, तो कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है ट्रेड्समैन को, कहीं नुकसान हो रहा है। तो अब उन्होंने बोला कि पूरे फ्रांस में एक ही तरह का मेजरिंग यूनिट होगा। उसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड। ठीक है, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। तो सब कुछ नेशन के नेम पे ये हो रहा था। अब वो लोग क्या कर रहे थे, नए नए हिम्स मतलब क्या हो गया, सॉन्ग्स और ये सब कंपोज कर रहे थे जो लोग मरे हैं उनके डेडिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। अब वो ये सब डेडिकेट कर रहे थे, न्यू सॉन्ग्स और ये सब बना के लेके आ रहे थे कि हम कुछ प्रैक्टिसेस, ये सब क्या था, ये सब प्रैक्टिसेस और मेजर्स थे जो रेवोल्यूशनरीज ने लिए अपनी कंट्री को बेटर, एक लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। ठीक है, कि पेट्रियोटिक फील करें, अपने नेशन के लिए कुछ करें। तो ये इस चीज के लिए रहे थे। अब क्या हो रहा था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे were the one who brought the feeling of nationalism and liberated the people of Europe from despotism। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे बेसिकली, अब इनके अंदर ये तो चाहते थे कि फ्रांस एक लिबरेटेड नेशन बने, ठीक है, फ्री हो, मोनार्की ना हो, किंग के रूल से हट जाए। बट ये ऐसा भी चाहते थे कि यूरोप, पूरे यूरोप में ऐसा हो, पूरा यूरोप नेशन स्टेट में बन गए। और डिस्पोटिज्म क्या होता है, द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वे। तो वो चाहते थे जो यूरोप है वो डिस्पोटिज्म से फ्री हो जाए, मतलब जो किंग्स हैं या जो नोबल्स हैं वो ऐसे रूल करते हैं क्रूअली, सारा टैक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, इससे फ्री हो जाए। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट ही क्यों हुआ था, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हो गया, तो बैस्टाइल हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था, क्योंकि बेसिकली क्या होता था कि फ्रांस में जो सारा टैक्स और ये होता था वो पेजेंट्स और लोअर क्लास लोगों को देना पड़ता था, और जो हायर क्लास लोग थे वो लोग एंजॉय करते थे, सब राइट्स और सब फ्रीडम, सब रिचनेस उनके पास थी। तो ऑब्वियसली ये चीज स्टार्ट हुई। अब जब जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये आइडिया लाया और ये आइडिया फैला दूसरे रीजन्स में भी, तो जो धीरे धीरे वहां पे भी क्लब्स और सोसाइटीज बनने लग गई। जो दूसरे रीजन्स थे यूरोप में, वहां पे भी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई, और उनको क्या बोला गया, जैकोबियन क्लब्स बोला गया। ठीक है, जैकोबियन क्लब्स में कौन कौन लोग थे, स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जो चाहते थे कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग और बढ़े और लोग समझें इसको, और हम अपनी कंट्री के लिए, हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ लाएं। तो अलग अलग जगह पे ये बनते गए, और इससे क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी इन रीजन्स में मूव करी और उनको हेल्प करने लग गई कि हाँ हम भी फैलाएंगे। फ्रेंच आर्मी क्या करने लगी, इस फीलिंग को, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए दूसरे कंट्रीज में घुसी, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इटली हो गया, इन सब में घुस के और ये आइडिया फैलाने लग गई। ठीक है, अब उन्होंने भी एक्टिविटीज और कैंपेन्स हेल्प किए इन जगहों पे, जैसे आप देख सकते हैं, मूव इन अदर कंट्रीज लाइक बेल्जियम, हॉलैंड एंड इटली इन 1790s। अब यहाँ से वॉर भी हुई और बहुत सारी कुछ चीजें हुई जिससे ये नेशनलिज्म का आइडिया बढ़ता गया। So now Napoleon Bonaparte, a French military leader. So who is Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte was a French military leader. ठीक है, ये फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे और ये काफी ज्यादा अच्छे लीडर थे उस टाइम पे। ठीक है, सो जब फ्रेंच आर्मीज मूव कर रहे थे दूसरे रीजन में, तो ऑब्वियसली इनके लीडरशिप के अंदर मूव कर रहे थे। वो धीरे धीरे मूव करते रहे थे डिफरेंट प्रोविंसेस में, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन सब एरियाज में वो लोग जा रहे थे। तो अब क्या हुआ, 1804 में जो नेपोलियन है वो खुद को फिर से किंग डिक्लेयर कर देते हैं फ्रांस के। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अब ही ब्रॉट बैक मोनार्की टू फ्रांस। तो जो भी मेहनत रेवोल्यूशनरीज ने की थी डेमोक्रेसी लाने में, वो सारी की सारी खराब हो जाती है, क्योंकि नेपोलियन क्या करते हैं, खुद को राजा बना देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, राजा बन तो गए पर एक अच्छा काम क्या कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट्स थे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन काम था कंट्री का, वो जो रेवोल्यूशनरीज ने थोड़ा बहुत चेंज किया था वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जो रेवोल्यूशन के बाद आए थे चेंजेस जो हमने अभी पढ़े थे, वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए अपने सिस्टम में, कि मैं ये चेंजेस अपने सिस्टम में लेके आऊंगा। बट इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी अब फ्रांस में, राइट। और जो होल सिस्टम था वो रैशनल एफिशिएंट बनाने का इनका कोशिश था, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो रैशनल, मतलब एक जैसा चले, एफिशिएंटली चले, कोई दिक्कत ना आए लोगों को, तो वो ऐसा चाहते थे। बट इससे डेमोक्रेसी तो खराब हो गई थी।
अब इसके बाद क्या आता है, इन्होंने क्या किया, अब 1804 में जब ये किंग बने तो ये सिविल कोड लेके आए। ठीक है, सिविल कोड को और क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेपोलियनिक कोड आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नेपोलियनिक कोड। तो आपके एग्जाम में नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड दोनों से आ सकता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। अब सिविल कोड ऑफ 1804 में उन्होंने कुछ टर्म्स लेके आया, मतलब उन्होंने ये जो कोड लाया ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ही थे। इन्होंने क्या रखा, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस। तो इन्होंने बोला कि सब लोग इक्वल रहेंगे लॉ के सामने, कोई बर्थ के बेसिस पे कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या बोला उन्होंने, अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। अब दूसरा इन्होंने क्या, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो लैंडलॉर्ड होता है अब वो पेजेंट से एक्स्ट्रा काम कराता है, उसको पे नहीं देता है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम में यही होता था ना कि जो लैंडलॉर्ड है वो जबरदस्ती काम करेगा, अब्यूज करता है, पैसे नहीं देता पेजेंट्स को। ठीक है, पेजेंट्स बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और उनको मिलता भी नहीं है, टैक्सेस भी उनको देने पड़ रहे थे। तो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया और फ्री कर दिया पेजेंट्स को, जो भी सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज थे, ये वही ड्यूज हैं जो पेजेंट्स को देने पड़ते थे। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया लोगों को। ठीक है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसको मिल गया, बट गिल्ड सिस्टम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ, मतलब ये ट्रेड्समैन और बिजनेसमैन के लिए थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लोगों के, जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उनके लिए थे ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दिए, जिससे कि अब आराम से मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग हो सके। उसके बाद स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, कॉमन करेंसी वाज मेड। अब इन्होंने वही जो हमने पहले भी पढ़ा, इन्होंने जो रेवोल्यूशन के बाद आया था ये चीज इन्होंने यहाँ से अडॉप्ट कर ली सेम, कि स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स रहेंगे और करेंसी एक हो जाएगी, जिससे कि बिजनेसमैन और जो भी क्राफ्ट्समैन और जो भी लोकल वेंडर्स हैं उन लोग को ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने अच्छा किया, जिससे कि सेम चीज इकोनॉमी बढ़े। मेन टारगेट होता है किसी भी राजा या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। ठीक है, पैसे आने चाहिए कंट्री में। तो उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में, कि जिससे आराम से ट्रांसपोर्टेशन और सामान का कम्युनिकेशन बेटर हो जाए तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ जाए। तो ये सब चीजें वो सिविल कोड के अंदर लेके आए। ठीक है, So now what happens is that they were happy, the businessmen और जो craftsmen और tradesmen थे तो वो लोग बहुत खुश थे इनसे, क्योंकि ये changes लेके आए थे। एक जैसे weights लिए आए थे, measurements and करेंसी ले आए थे एक ही। तो इससे क्या होता, उनको कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, और प्रॉफिट एक जैसा होता। तो क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था कि हर टेरिटरी में जाओ तो अलग मेजरिंग स्केल है, अलग करेंसी है, तो बहुत दिक्कत होती थी, कहीं पे लॉस हो रहा है, कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, बट लॉसेस ज्यादा हो जाते थे। ठीक है, तो अब इस वजह से जब एक मेजरमेंट और एक करेंसी आ गई तो उनको फायदा ही था, उनको कहीं पे भी अलग अलग हिसाब से लेके जाने की जरूरत नहीं थी, तो ये उनको फायदे में आ गया। बट अब what happens when there are advantages तो disadvantages भी होते हैं, राइट? तो अब जब फ्रेंच आर्मीज थी जो दूसरे रीजन्स में जानी थी, तो वो लोग क्या सोचते थे कि जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हैं, राइट? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब वो लोग साइन है फ्रीडम का, मतलब वो लोग फ्रीडम लेके आएंगे इन लोगों के लिए हर तरीके से, एक नेशन स्टेट बनेगा। ओके, क्योंकि फ्रेंच आर्मीज क्यों मूव कर रही थी, ये नेशनलिज्म की फीलिंग लेके जाने के लिए, राइट? तो अब वो ये सोच रहे थे कि ये लोग आएंगे तो ऐसा होगा, बट अब क्या हुआ, उल्टा हो गया कि नेपोलियन ने खुद को किंग बना दिया। तो अब इनको कैसे देखने लग गए लोग, हिपोक्रिट्स की तरह। क्यों, क्योंकि ये लोग फ्रीडम तो ला रहे थे बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लेके आ रहे थे इनके लिए, तो इसलिए उनको हिपोक्रिट्स बोलने लगे कि बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या थे सिविल कोड के, कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था लोगों को, कि वो पॉलिटिकली अपने हिसाब से अपनी कंट्री में काम नहीं कर पा रहे थे। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन थे, मतलब जो आर्मी और इस सब में था, जबरदस्ती लोगों को दाखिला लेना पड़ रहा था, जबरदस्ती वो लोग को आर्मी में डाल रहे थे। इंक्रीज टैक्सेशन हो गया था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। और सेंसरशिप क्या हुआ कि बहुत ध्यान से, मतलब हर चीज पे जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उस सब पे गवर्नमेंट, मतलब ये बोल सकते हैं जो किंग था उसकी आर्मी ध्यान रखती थी कि कुछ गलत ना बोलें, कुछ गलत ना करें। सेंसरशिप यही होती है, जैसे एक फिल्म सेंसर की जाती है ना, जब रिलीज होती है कोई भी फिल्म, उससे पहले उसे सेंसरशिप की
के साथ जाना पड़ता है, आपने सुना होगा। तो क्या होता है कि फिल्म में चेक किया जाता है कि कुछ ज़्यादा वायलेंट तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है ना। इसी तरह यहाँ पे भी सेंसरशिप हो रही थी लोगों की, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव था। तो ये सब क्या दिखा रहा था, नेपोलियन का नेगेटिव पार्ट दिखा रहा था। तो चाहे वो कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया हो, लेकिन ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो थे ये ओवर पावर कर गए थे उसकी अच्छी चीज़ों पे। तो लोग उसको हिपोक्रिट की तरह देख रहे थे और ना कि उसको एक अच्छे इंसान की तरह देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि जो डेमोक्रेसी का पूरा पार्ट था वो फिर से फॉल कर गया था नेपोलियन की वजह से। जो आइडिया था नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का, वो फॉल कर रहा था। अब आप अपने बुक में 2 डायग्राम्स देख सकते हैं। तो एक में दिखाते हैं एक ट्री है, उसके ऊपर एक कोट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जो जर्मन लोग हैं वो ये कोट लिख रहे थे, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मतलब इसमें ये क्या, ये उन्होंने सार्काज़म में लिखा है फ्रेंच लोगों के लिए कि तुमने हमें बोला कि हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम भी ले ली हम, और क्या बोलते हैं इक्वालिटी भी ले ली, और तुम बोलते हो कि ये हम ह्यूमैनिटी कर दिखा रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए फ्रीडम लेके आ रहे हैं। तो ये उन्होंने सार्काज़म में लिखा था। दूसरा डायग्राम आप क्या देख सकते हैं, एक पोस्टमैन का है और उसके बैग में से चिट्ठियां जैसा कुछ गिर रहा है। तो ये पोस्टमैन डिपिक्ट कर रहा है नेपोलियन। तो जब बैटल ऑफ लीप्जिग हुई थी 1813 में, उसके बाद नेपोलियन का डाउनफॉल आ गया था, ठीक है। नेपोलियन धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। तो वो ये जो चिट्ठियां दिख रही हैं, ये सारे एरियाज हैं, ये सारी टेरिटरीज है जो वो लूज करता जा रहा था बैटल के बाद, ठीक है। तो एक तरह से 1813 के बाद नेपोलियन का डाउनफॉल आ गया था और फिर से फ्रांस में नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से मतलब नया रेवोल्यूशन इन द सेंस कि नए फिर से वो लोग डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना चाह रहे थे, क्योंकि वो सब नेपोलियन ने आके खराब कर दिया था। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। और ये एंड होता है हमारे फर्स्ट पार्ट का। लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।